Good morning, everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. So Good today, afternoon, sir. good afternoon. Today we are going to learn more about second chapters. What are the sources of borrowed funds? उसमें अगला टॉपिक है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. बेसिकली हम लोग इन्हें पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं. ठीक है. सो पब्लिक डिपॉजिट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसेस, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी. सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट में. बेसिकली क्या होता है, जैसे हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक में, सेम प्रोसीजर से हम लोग कंपनीज में डिपॉजिट करते हैं. मिनिमम टाइम पीरियड है 6 मंथ्स एंड मैक्सिमम टाइम पीरियड है 36 मंथ्स. ठीक है. और ये जो भी डिपॉजिट करते हैं हम लोग उन्हें कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स. दे आर डिफरेंट फ्रॉम बैंक्स, दे आर नॉट बैंक्स. ठीक है. अगर मैंने किसी कंपनी में किसी को लोन दिया, बट मुझे ना डिबेंचर्स लेना है, ना ही प्रेफरेंस शेयर्स लेना है, ना मुझे बैंक के थ्रू कोई जाना है, राइट. तो आई एम एन इंडिविजुअल गिविंग मनी टू कंपनीज फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. सर्टन मतलब निश्चित काल के लिए, जिसका डेट मंथ फिक्स होता है और उस हिसाब से हमें रिटर्न्स मिलते हैं. रिटर्न्स में क्या मिलेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट. ठीक है. तो रिटर्न्स जो है वो अर्निंग्स एक्स्ट्रा कैसे आएंगे? इंटरेस्ट से आएंगे. अब डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग्स. डिपॉजिट अगर कोई कंपनी में देता है तो ये जो सोर्सेज है, इन्होंने अगर कंपनीज को कुछ दिया, ठीक है, तो वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा. एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उनको कुछ देती है, क्या देंगी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट? उनका जो टैक्स पेमेंट करते हैं, टैक्स रिटर्न जब वो भरते हैं, तो वो अमाउंट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से. कोई पैकेज अगर उनके लिए दिया गया है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का अमाउंट डिपॉजिट में नहीं माना जाता. एनी बैंकिंग कंपनी गिविंग लोन्स टू दीज कंपनीज. कोई भी कंपनी अगर लोन के थ्रू पैसे लेती है बैंकिंग कंपनी से, तो वो डिपॉजिट नहीं होगा, वो पब्लिक डिपॉजिट नहीं माना जाएगा. एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बैंक्स. अगर इंटरनेशनल बैंक से या फिर कोई बाहर की गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया के गवर्नमेंट के कंपनीज में, पब्लिक कंपनीज में हम डिपॉजिट करें कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो वो भी पब्लिक डिपॉजिट नहीं जाएगा. ठीक है. तो उसको भी पब्लिक डिपॉजिट हम नहीं मानेंगे. एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी. कोई और कंपनी किसी और कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस कंपनी में बहुत सारे और कंपनीज पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें हम पब्लिक डिपॉजिट नहीं कहेंगे. एनी अमाउंट रेज्ड बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर. अगर कंपनीज ने कमर्शियल पेपर इशू किया है, तो उसे भी हम डिपॉजिट नहीं कहेंगे. एनी अमाउंट रेज्ड बाय इशू ऑफ बॉन्ड्स. जो भी बॉन्ड्स हम लोग इशू करते हैं, ठीक है, तो वो भी हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक डिपॉजिट में काउंट नहीं किया जाएगा. एनी अमाउंट रिसीव्ड इन ट्रस्ट. अगर कंपनी का कोई ट्रस्ट है, उसमें कोई रिसीविंग्स होती है, तो उसे हम लोग पब्लिक डिपॉजिट नहीं माने जाएंगे, वो अलग अकाउंट में जाएगा. एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन टू एनी शेयर्स और डिबेंचर्स. इसने शेयर सब्सक्राइब किया है, परचेज किया है, डिबेंचर सब्सक्राइब किया है या परचेज किया है, तो उसे भी हम पब्लिक डिपॉजिट नहीं कहेंगे. तो सिंपली पब्लिक डिपॉजिट क्या है? पब्लिक डिपॉजिट मतलब आप जैसे मेरे जैसे लोग कंपनी में एक सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करते हैं. वो डिपॉजिट करने के बाद एक सर्टेन टाइम फ्रेम हम लोग डिसाइड करते हैं. वो टाइम फ्रेम डिसाइड करने के बाद उतना टाइम हम लोग वेट करते हैं कि ये हमें मिलेगा और वो मैच्योरिटी टाइम पे मिलेगा. ठीक है. तो जो भी नाम यहाँ पे हमने ली है वो सब पब्लिक डिपॉजिट नहीं आएगा, उन्हें पब्लिक डिपॉजिट नहीं माना जाएगा. उसके बाद है बॉन्ड. बॉन्ड्स आर ऑल्सो ऑफ वन ऑफ द सोर्सेस ऑफ बोरोविंग्स. ठीक है. जो भी बोरोविंग्स होता है उसमें बॉन्ड्स भी बहुत अच्छा काम करता है. ये भी एक लोन के तरीके से हम लोग माना जाएगा. सो बॉन्ड इज अ डेट सिक्योरिटी. इट इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू रीपे बोरोड मनी विथ इंटरेस्ट. ठीक है. सो ये क्या है? डेट सिक्योरिटी है. इसे हम लोग लोन भी कहते हैं. बॉन्ड इज अ
लोन, ये लोन क्या है? द होल्डर ऑफ बॉन्ड इज अ लेंडर टू द इंस्टीट्यूशन। समझिए हमने पैसे डिपॉजिट किए कंपनी में हमने पैसे इन्वेस्ट किए, तो वो जो है हम लोग एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उनसे, ठीक है। और हम लोग उनको, जो भी इंस्टीट्यूशन है जो हम लोग पे कर रहे हैं, हम लोग लेंडर है उनके लिए। नॉर्मली हम लोग जो भी सोर्सेस ऑफ फाइनेंस पढ़ रहे हैं उसमें एक लेंडर होता है, एक बोरोवर होता है। लेकिन अगर वो किस हिसाब से आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करोगे, उस हिसाब से वो नाम दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप डिबेंचर परचेज करते हो और पैसे देते हो तो डिबेंचर होल्डर हो जाते हो। अगर आप बॉन्ड्स परचेज करते हो और पैसे देते हो तो बॉन्ड होल्डर्स बन जाते हो। अगर आप सिर्फ डिपॉजिट सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो आप सिर्फ डिपॉजिट करो, उसे पब्लिक डिपॉजिट कहा जाएगा। तो देने और लेने वाले नॉर्मली सभी सेम है, लेकिन उनका नाम और उनका रूप जो है वो अलग अलग है, ठीक है। सो हियर जो भी कंपनी है वो क्या है, ही इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। जो भी लोग कंपनी में को पैसे देंगे, जो बॉन्ड साइन करके उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो पैसे दे रहा है लेंडर, ही इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, कंपनी के लिए वो क्रेडिटर है, ठीक है। ही गेट्स फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो भी इंटरेस्ट उनको मिलता है वो फिक्स होता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के अलग अलग तरीके हैं, फ्लोटिंग है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो वो फ्लोटिंग में नहीं देंगे, वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देंगे। ऑल बॉन्ड्स हैव मैच्योरिटी डेट एंड इज पेड इन कैश एट सर्टेन डेट इन फ्यूचर। हर बॉन्ड्स का एक मैच्योरिटी डेट है और उनको जो है पेमेंट कैश में मिलता है एक पर्टिकुलर पीरियड और एक डेट में जो फ्यूचर में है। ना प्रेजेंट में होगा ना पास्ट में होगा। अगर वो फ्यूचर वाला डेट प्रेजेंट आ गया, ठीक है, तो वो प्रेजेंट में हमको पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज हमने डिपॉजिट किया, बॉन्ड्स में पैसे भरे कंपनी के अंदर और हमने बॉन्ड्स परचेज कर लिए। आने वाले 3 साल बाद उसका मैच्योरिटी डेट है फ्यूचर में। तो 3 साल बाद जब वो डेट आएगा, तब वो हमको कैश में रिटर्न देंगे अपने बैंक अकाउंट में। अब इनके फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहले नेचर ऑफ फाइनेंस कैसा है? इट इज अ डेट फाइनेंस, मतलब लोन है, बोरोड फाइनेंस है। इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस। कितना लॉन्ग टर्म? तो जो भी बॉन्ड्स परचेज करते हैं कम से कम 10 साल, 15 साल, 5 साल, 25 साल ऐसे होता है, ठीक है। The bonds can be issued for a longer period, that is 5 years, 10 years, 25 years, 50 years। इतने लंबे साल तक वो हम लोग बॉन्ड्स को बनाए रखते हैं, और जो बॉन्ड होल्डर है उनको उतने लंबे टाइम का मैच्योरिटी पीरियड दिया जाता है। स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर, बॉन्ड होल्डर्स आर क्रेडिटर्स। कौन है वो? कंपनी के लिए क्रेडिटर्स है। Since they are creditors and non-owners, they are not entitled to participate in general meeting. They have no voting right and hence no participation in the meeting. सिंपल, वो लोन दे रहे हैं हम लोग को, तो जनरल मीटिंग में उनका कोई काम नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट को ओनर्स, दे आर नॉट शेयर होल्डर्स, दे आर नॉट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सो उनका मीटिंग में कोई काम नहीं है, तो उन्हें हम लोग बुलाते नहीं है। दे हैव नो वोटिंग राइट्स। जब वो मीटिंग ही नहीं अटेंड करेंगे तो उनको वोटिंग राइट्स देने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। सो हेंस फाइनली पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट इज नॉट देयर रूल, ठीक है। उनका रोल नहीं है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे। उनका सिर्फ यही रोल है, कंपनी को हम पैसे दे, वो हमारे नाम पे बॉन्ड्स इशू करे, 5 साल 10 साल जो भी हम लोग डिसाइड करते हैं उस हिसाब से। रिटर्न्स ऑन बॉन्ड, द बॉन्ड होल्डर गेट्स अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। क्या मिल रहा है उनको? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट इज पेएबल एट रेगुलर इंटरवल ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द पीरियड। एक तो रेगुलर इंटरवल पे हमको रिटर्न्स मिलेगा, और ऑन द मैच्योरिटी, दोनों में से कुछ एक। किस किस को लगता है कि नहीं एक साथ लमसम अमाउंट मैच्योरिटी में ले लेते हैं, तो वो मैच्योरिटी में मिलेगा। अगर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं रेगुलर इनकम होना चाहिए, मंथली मुझे मिलना चाहिए, सो मंथली आपको मिलेगा। Next, repayment. Bonds have specific maturity date on when the principal amount is repaid. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक रीपेमेंट का शेड्यूल होता है, और वो पर्टिकुलर डेट हम लोग फिक्स करके रहते हैं। जैसे हम लोग बॉन्ड्स परचेज करते हैं तो वो बॉन्ड्स पे लिखा होता है कि सो एंड सो डेट इज योर मैच्योरिटी पीरियड। अगेन जैसे हम लोग बैंक में एफडी करते हैं, उसी तरीके से बॉन्ड्स के भी पेपर्स बनते हैं। उसमें भी हम लोग का इन्वेस्टमेंट अमाउंट, उनका रिटर्न्स, उनका कैलकुलेशन, प्लस वो कौन से डेट तक वैलिड है, क्या उसका मैच्योरिटी डेट है, वो सब लिखा जाता है बॉन्ड्स में। ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट बिजनेसमैन भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। हम लोग कैसे करते हैं? हम सुबह दुकान में जाते हैं तो कुछ ना कुछ सामान खरीदते, 2 4 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया कम पड़ा, तो हम कहते हैं कि अंकल बाद में देते हैं।
तो बाद में यानी शाम को, कल परसों जैसे हम लोग फिर नेक्स्ट फेरी मारेंगे उस हिसाब से हम लोग वो उनको देना चालू करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही बिजनेसमैन में क्या होता है, ट्रेड क्रेडिट होता है। अगर एक सप्लायर किसी शॉप ओनर को कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट दिख रहा है आपको वो सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, उनमें से कुछ भी हो सकते हैं, उनके बाहर के जो भी है वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट हो जो डेली या रेगुलरली या वीकली या फिर मंथली वो डिलीवर करते हैं, उसके बाद एक सर्टन पीरियड के बाद वो उसका पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किराना शॉप चालू किया, ठीक है, हमने मंगाए बहुत सारे मसाले, हल्दीराम के मसाले मंगाए, ठीक है, तो हल्दीराम कंपनी ने हमको, होलसेलर ने हमको क्या किया, वो प्रोडक्ट दिए। अब हम होलसेलर को कहते हैं कि सर जी 3 महीने बाद आपको पेमेंट करेंगे, 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे, जो भी हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डेट या टाइम डिसाइड होगा, तब तक वो मुझे पेमेंट मांगने नहीं आएंगे। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो प्रोडक्ट आपने दिया है वो अभी सेल होना बाकी है। तो सेल होने के बाद जब किसी शॉप ओनर को रिटर्न्स मिलता है उसके बाद वो पेमेंट करते हैं। ये बेसिक और अननोन लॉजिक है बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, तो ट्रेड क्रेडिट इसलिए दिया जाता है, पहले आप माल या प्रोडक्ट बेचे, उसके बाद जो अर्निंग आएगा उसमें से हमें दे। ठीक है, लेकिन ट्रेड क्रेडिट लोन नहीं है, दिस इज नॉट अ लोन, इट इज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द बायर एंड द सेलर। यहाँ पे बायर कौन है, किराना ओनर जो हमें सेल करते हैं, और उनके लिए सेलर कौन है, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो नो बिजनेस कैन रन विदाउट क्रेडिट, क्रेडिट इज द सोल ऑफ द बिजनेस। कोई भी बिजनेस क्रेडिट के बिना काम नहीं करता, क्योंकि जो भी किराना शॉप में आप देखोगे कम से कम 5 से 10 लाख का प्रोडक्ट उनके पास रहेगा, अगर गोडाउन है उनके पास तो। विदाउट गोडाउन अगर रहेगा तो 3 से 4 लाख का उनके पास मटेरियल रहेगा जो वो हम लोग को सेल करते हैं पूरे महीने में। तो उनके पास उतना कैपिटल होता है नहीं, तो क्या करते हैं, सारी कंपनी उनको बेनिफिट देती है कि आप 15 दिन बाद पे करें, 45 डेज बाद पे करें, और 3 मंथ्स बाद यानी 90 डेज बाद पे करें, राइट। तो वो ट्रेड क्रेडिट दिया जाता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, जहाँ पे आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट मिलता है और इनडायरेक्टली आप उनको बाद में पे करते हो सेल के बाद। अगला है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। So central government and state government have established special financial institution for providing industrial finances. याद रखना, industrial finances के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी। So financial institutions में banking financial institutions भी आते हैं, non banking financial institutions भी आते हैं। ठीक है, so financial institutions are classified into 4 categories as follows. 4 कैटेगरी में वो डिवाइड किया गया है: डेवलपमेंट बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस। डेवलपमेंट बैंक के नीचे भी अलग अलग बैंक्स है। डेवलपमेंट बैंक इज एन हेडिंग, उनके नीचे एक्चुअल बैंक है, आईडीबीआई है, आईएफसीआई है, आईसीआईसीआई, एसआईडीबीआई, सीडबी बोलते हैं, आईआरबीआई। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी कुछ बैंक्स है, आरसीटीसी, टीडीआईसीआई, टीएफसीआई। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी अलग अलग नाम है, एलआईसी, यूटीआई, जीआईसी। एलआईसी, यूटीआई, जीआईसी हमारे लिए इंश्योरेंस कंपनीज होंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, हमारे जो प्रीमियम है वो लेकर कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में किसी और कंपनी के साथ। ठीक है, उसके बाद है स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन, एसएफसी, एसआईडीसी। देखते हैं क्या क्या है वो। सो डेवलपमेंट बैंक्स में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म हमें याद रखना है हमेशा। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो डेवलपमेंट बैंक्स आर नथिंग बट वो बैंक्स जो कंपनीज के डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। ठीक है, कंपनी को अगर एक्सपांशन करना है, डाइवर्सिफाई करना है, तो उनके पास ये सारे बैंक्स हैं जो ऑप्शन है। ठीक है, अगर उनको ज्यादा अमाउंट में लोन लेना है तो वो सीधे डेवलपमेंट बैंक्स के पास जाएंगे और वहां से वो लोन्स लेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट बैंक्स में 4 बैंक्स हम लोग यहाँ पे लिखे हैं: आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, सीडबी एंड आईआरबीआई। ये बैंक्स को याद रखना, इसके मीनिंग्स को याद रखना। ठीक है, तो ये जो बैंक्स के नाम हमने लिखे हैं वो डेवलपमेंट में, कंपनी के डेवलपमेंट में बहुत काम करते हैं। समझो अगर मैंने मेरे क्लासेस चालू किए, ठीक है, मुझे अभी मेरे 10 ब्रांच और खोलने हैं, तो मुझे डेवलप करना है अपने क्लासेस को। तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, ये 4 जो डेवलपमेंट बैंक्स है इनके पास जाऊंगा, 4-5 जो बैंक्स है इनके पास जाऊंगा, उन्हें अप्रोच करूंगा लोन्स के लिए। ठीक है,
तो वो हमारा प्लान देखेंगे, उसके बाद वो हमें लोन प्रोवाइड करेंगे इन अ वेरी इजी मैनर। उसके बाद है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो आपको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आरसीटीसी, रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। टीडीआईसीआई, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया। टीएफसीआई, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जैसे जैसे इनके नाम है उस हिसाब से वो फाइनेंशियल प्रोवाइड करते हैं। जैसे टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, तो वो जो भी टूरिज्म के रिलेटेड फाइनेंस लगते हैं, जैसे आपको कहीं घूमने जाना है, आपको लोन चाहिए, उसके लिए टूर करना है, इंटरनेशनल टूर, तो ये टूरिज्म फाइनेंस कंपनी जो है आपके प्लान्स को टूर करती है। जो नॉर्मली बड़े बड़े टूरिज्म कंपनीज है जो अपने कस्टमर्स को कहते हैं, क्लाइंट्स को कहते हैं कि आप ईएमआई सिस्टम में हमें पे कर सकते हैं एक बार आपका टूर खत्म हुआ तो वो इनडायरेक्टली इन सारे लोगों से कांटेक्ट करते हैं, कस्टमर क्लाइंट के बिहाफ में वो लोन लेते हैं, उनका पूरा पैसा निकल जाता है। उसके बाद जैसे ईएमआई चालू हो जाता है वो यहाँ पे डाइवर्ट किया जाता है, राइट। तो डेवलपमेंट बैंक्स आर जस्ट फॉर कॉर्पोरेट्स एंड कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज टू डेवलप देयर इन व्हाट वी से बिजनेस। एंड देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो है जो आपको एक मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए मदद करता है। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस आर दोज इंस्टीट्यूशन जो हम लोगों से कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं उनके बिजनेस में से, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का बिजनेस क्या है? पॉलिसीज सेल करना, ठीक है। और उसके बाद जो हम प्रीमियम पे करते हैं 15 साल, 20 साल, 10 साल, जो हमारे फायदे के लिए होता है, ठीक है, वो पैसा किसी और बैंक किसी और कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं जहां पे उनको लगता है फायदा है। सो ये जो इंस्टीट्यूशन, ये इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड कंपनीज, ठीक है। जब इंडस्ट्रीज और कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं तो ये इनके लिए इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन हमारे लिए जनरली ये इंश्योरेंस कंपनीज है, ठीक है। तो याद रखना है डिफरेंसेस क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस, एसएफसी एंड एसआईडीसी, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अगर आपको लगता है नहीं ये प्राइवेट लोगों के साथ हमें कोई डील नहीं करना, हम स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस के साथ जाएंगे जो स्टेट में काम करते हैं, तो स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उनको आप अपना प्लान बताओ, उनको बिजनेस बताओ, वो आपको फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। Above mentioned institution provide financial assistance in the following form. अब ये जो भी हमने इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा, डेवलपमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस, ये सब क्या करते हैं, कैसे हमको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं? तो सबसे पहला चीज है, एक तो ये टर्म लेंडिंग फैसिलिटी देते हैं। टर्म लेंडिंग मतलब कोई ना कोई इसमें टर्म होता है, कंडीशन होता है, अगर आपने उसको फुलफिल किया तो अच्छी बात है, तो आपको लोन मिलेगा, ठीक है, मतलब कंडीशन बेस्ड है वो। सेकंड, सब्सक्राइब टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स। बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं, हम लोन देंगे बट शेयर्स एंड डिबेंचर्स को हम सब्सक्राइब करेंगे, तो या प्रेफरेंस शेयर्स होगा या फिर वो डिबेंचर्स होंगे डायरेक्टली। इक्विटी शेयर्स नहीं जाएंगे मोस्टली बिकॉज वो वोलाटाइल होता है और उनका रिटर्न्स मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी गारंटी नहीं होता। जैसे हमको पता है कि अगर वाइंड अप होती है, लिक्विडेट होती है कंपनी, बैंकरप्ट हो जाती है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलता है, तो दैट्स वेरी हाईली रिस्की। अगर 100 करोड़ का हम लोग फंडिंग दे रहे, इक्विटी शेयर होल्डर बन रहे, प्रॉफिट ही नहीं है कंपनी में, सस्टेन ही नहीं कर रहा, तो लॉस चले जाएगा और पूरा पैसा जीरो हो जाएगा। सो दे विल गो फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और डिबेंचर्स जहां पे उनको फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं। नेक्स्ट, टू अंडरराइट द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। अंडरराइटिंग मतलब क्या करते हैं, कोई कंपनी इशू करती है सिक्योरिटीज को, तो एक अंडरराइटर होता है, 11th में भी हमने पढ़ा होगा। तो अंडरराइटर का क्या काम है, वो गारंटी देते हैं कि सर मैडम आपने जो भी इशू के लिए प्रोसेस किया है, समझे 100 करोड़ का आप इशू कर रहे हो, तो उसमें 70%, 80% को परसेंट का डिमांड आपको आएगा, यानी 80% तक लोग परचेस करेंगे। तो अंडरराइटर के हिसाब से जो भी एस्टिमेटेड होगा वो फुलफिल होगा। अगर उतना रेशियो फुलफिल नहीं हुआ, समझो 80% उन्होंने बोला गारंटी के साथ बट 75 हुआ, तो वो 5% का जो जिम्मेदारी है वो आता है अंडरराइटर के ऊपर, और उन्हें या तो वो सेल करना है मार्केट में उनके कॉन्टैक्ट से, या फिर उन्हें खुद को परचेस करना पड़ता है। उसके बाद टू लेंड मनी, जो भी इंस्टीट्यूशंस हम लोग अभी बात किए हैं, 4 इंस्टीट्यूशंस, वो क्या करते हैं, हमें पैसा देते हैं, लेंड करते हैं मनी को, ठीक है। देन टू गारंटी टर्म लोन्स रेज्ड बाय कंपनी, ये सारे इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, गारंटी करते हैं कि टर्म लोन्स जो है वो कंपनी ने रेज किया है और उनको हम सपोर्ट करते हैं उनके बिजनेस में। सो गारंटीड टर्म लोन हमें मिलता है
कंपनी को जो भी फाइनेंसेस रेज करना है वो रेज कर सकते हैं इन सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ एज पर द रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबल ऑप्शंस। नेक्स्ट इज कमर्शियल बैंक्स। अभी ऊपर हमने पढ़े बहुत सारे बैंक्स के भी नाम लिए, ठीक है, उसमें ये अलग वर्जन है, राइट। हमने ऊपर पढ़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अभी हम पढ़ने वाले हैं कमर्शियल बैंक्स। So there are number of sources of financing for short term and medium term business requirements. Among these, commercial bank constitute the most predominant sources. Short term and medium term loans के लिए हम लोग commercial banks के लिए जाएंगे, लेकिन medium या long term के लिए हम financial institutions के पास जाएंगे। देखिए, मुझे अगर 1000 करोड़ रुपए चाहिए तो मैं वो 5 साल 10 साल में पे करने के कैपेसिटी के साथ नहीं हूँ। वो मुझे कम से कम 20-25 साल लगेंगे रिटर्न्स आने में। एक बड़ा बिजनेस अप्रोच करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो उसको टाइम लगता है, इसलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। कमर्शियल बैंक्स में हम शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म्स के लिए जाते हैं, 5 साल 10 साल मैक्सिमम, राइट। सो कमर्शियल बैंक्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग इन इंडिया। कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग जो है, कंपनी को जो फाइनेंस लगता है, कमर्शियल बैंक जो है वो इनिशियल लेवल पे बहुत अच्छा काम करती है। कमर्शियल बैंक असिस्ट कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस बाय ग्रांटिंग टर्म लोन्स टू कंपनीज। टर्म लोन देते हैं वो, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ उन्हें लोन दिया जाता है और वो उन्हें फुलफिल करना पड़ता है। देन बाय सब्सक्राइबिंग टू शेयर्स एंड डिबेंचर ऑफ कंपनी, जैसे हमने बात की पहले भी, सब्सक्राइब करते हैं शेयर्स एंड डिबेंचर्स को, तो वो शेयर्स एंड डिबेंचर्स कौन से होंगे? डिबेंचर्स तो अलग ही है, शेयर्स कौन से होंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। कंफ्यूज नहीं होना है कि शेयर कौन सा है, और ना ही इक्विटी शेयर लिखना है, बहुत बड़ी गलती होगी वो, तो प्रेफरेंस शेयर से लिखना है। देन बाय अंडर राइटिंग द इश्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, कोई कंपनी अगर सिक्योरिटीज इशू कर रही है तो वो उन्हें अंडर राइट करते हैं। थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था, सुना था कि अंडर राइटिंग मतलब वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है जो उन्हें गारंटी देता है कि सर आपने एक XYZ अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ का आप सिक्योरिटी इशू कर रहे हो, तो 70 to 80% जाएगा। तो जितना वो गारंटी या श्योरिटी देते हैं उतना ही जाना ही चाहिए। अब वो श्योरिटी कैसे देते हैं? मार्केट रिसर्च करते हैं, उनके पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं, लोगों का माइंडसेट चेक करते हैं, स्टॉक मार्केट सेकेंडरी मार्केट में क्या सिचुएशन चल रहा है, लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को वो पढ़ते हैं, उसके बाद ही वो गारंटी या श्योरिटी देते हैं, ठीक है। देन इनोवेटिव स्कीम्स फॉर डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट। कमर्शियल बैंक जब क्रेडिट देती है, लोन देती है, तो क्या क्या इनोवेटिव है? सबसे पहले तो चीज ये याद रखना है, जब हम कमर्शियल बैंक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक करंट अकाउंट ओपन होता है। करंट अकाउंट किसका होता है? जो भी बिजनेसमैन है, जिनका भी बिजनेस अकाउंट है, ठीक है, उनके लिए करंट अकाउंट होता है। जब हम ओवरड्राफ्ट लेते हैं, ओवरड्राफ्ट मतलब अगर मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया है, बट मेरे बैंक अकाउंट में चेक आया है 2 लाख या 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपीज, तो 50,000 मेरे पास कम पड़ रहा है। तो बैंक मुझे सपोर्ट करेंगी ओवरड्राफ्ट का, वो बोलेंगे हम ये चेक क्लियर करते हैं आपका, आप एक सर्टन पीरियड के बाद हमें पे करो, 15 डेज 20 डेज 30 डेज, जो भी वो डिसाइड होगा उस हिसाब से वो पे करते हैं, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल, अगर मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए है, मुझे विड्रॉ करना है, कैश निकालना है, और मुझे 2 लाख रुपीज की जरूरत है, तो भी वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, जो रिपेमेंट के लिए अप्लाई होता है। उसके बाद है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट मतलब सेम एज ओवरड्राफ्ट, लेकिन कैश क्रेडिट में हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी अमाउंट लेते हैं वो क्रेडिट में लेते हैं। ओवरड्राफ्ट कब आएगा? जब आपके अकाउंट में एक सर्टेन अमाउंट है, उसमें से एक्स्ट्रा अमाउंट हमें निकालना है, ठीक है। जैसे कि हमने बात की थी, 1 लाख रुपया है, मुझे 1.5 लाख रुपए की जरूरत है, हमने बैंक से रिक्वेस्ट की कि जो भी अमाउंट है एक्स्ट्रा, वो मुझे ओवरड्राफ्ट करने के लिए, एक्स्ट्रा निकालने के लिए परमिशन दे, और एक सर्टेन पीरियड बाद मैं दूंगा। कैश क्रेडिट में जब चेक आता है, सेम चीज होती है, बट वहां पे हम लोग चेक डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। अगर अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपया है और चेक आया है 2 लाख का, तो वो कहते हैं कि सर आप ये कैश क्रेडिट कर लो, मैं बाद में आपसे ले लूंगा, ठीक है। कैश लोन्स में क्या होता है, हम लोग कोई भी कॉर्पोरेट या फिर कोई भी कंपनीज है, उन्हें लोन देते हैं फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है।
वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम कितना होगा, 6 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 3 महीना भी हो सकता है, डिपेंड्स कौन सा कंपनी कर रहा है। हमारे लेवल में हमारे किराना शॉप वाले हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन है, ठीक है। फिर वो सारे लोग क्या करते हैं, कैश लोन लेते हैं कमर्शियल बैंक से। कमर्शियल बैंक में 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एंड कैश लोन, क्योंकि ये आए दिन रेगुलरली होता है। उसके बाद है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने 11th में पढ़ा था, उसको ड्राफ्ट भी किया था 5 मार्क या 7 मार्क्स के लिए। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या करते हैं, दो पार्टीज होती है, एक ड्रॉवर होता है, एक ड्रॉवी होता है, ठीक है। तो ड्रॉवर ने ड्रॉ कर लिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, उनपे सिग्नेचर हो गया और डिसाइड होता है कि एक सर्टेन पीरियड बाद हम उनको पे करेंगे, ठीक है। जैसे हमने ट्रेड क्रेडिट की बात की थी, एक सर्टेन पीरियड बाद हम उनको पे करेंगे। लेकिन मुझे अभी पैसे चाहिए, मैंने किसी को लोन दिया और बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने ड्रॉ कर लिया, और सामने वाली पार्टी ने कहा कि सर 3 महीने बाद आपको पेमेंट मिलेगा, बट मुझे 3 महीने नहीं रुकने। तो मैंने क्या किया, वो बिल लेकर गया मैं कमर्शियल बैंक के पास, और कमर्शियल बैंक से मैंने थोड़ी डिस्कशन की और उनको कहा कि थोड़े पैसे आप रख लो और बाकी के मुझे दे दो। तो वो बाकी के पैसे क्या होंगे, 90 to 95% ऑफ योर बिल। समझिए 1 लाख रुपए का बिल है, तो आपको कमर्शियल बैंक 90,000 रुपीज दे सकती है, 95,000 रुपीज दे सकती है। उनके जो चार्जेस है वो कट करके, उनका जो अर्निंग्स है वो कट करके आपको पूरा पैसा देंगे। तो ये 4 इनोवेटिव स्कीम्स है जब आपको कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट देती है किसी भी कंपनीज को। उसके बाद है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट, एडीआर एंड जीडीआर, जो पिछली बार भी क्वेरी आया था कि सर इसका फुल फॉर्म क्या है और ये क्या करती है। अब इसमें सिंपल सिर्फ यही ध्यान रखना, जैसे हमारे इंडियन कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज, जैसे बीएसई और एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, वैसे ही इनको वैसे ही इनको फॉरेन कंपनीज से भी कुछ फंडिंग लाने हैं, या फिर इंडिया में जो रजिस्टर्ड कंपनीज है, फॉरेनर्स चाहते हैं कि हम लोग भी यहाँ पे डिपॉजिट करें। जैसे आजकल रिलायंस कंपनी बहुत न्यूज में, तो वहां के लोगों को लगता है कि इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये कैसे करते हैं, एक डिपॉजिटरी बैंक होता है, वो डिपॉजिटरी बैंक क्या करता है, किसी और के बिहाफ में वो शेयर परचेस करता है। समझिए मुझे शेयर परचेस करना है, ठीक है, और एक्सिस बैंक जो है वो डिपॉजिटरी बैंक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सिस बैंक को अप्रोच करता हूँ, मैं फॉरेन में यूएस में बैठा हूँ, एक्सिस बैंक को मैं अप्रोच करता हूँ, उन्हें कहता हूँ कि सर मुझे रिलायंस के कुछ शेयर्स परचेस करने हैं, 1-2 लाख रुपए के। तो वो हमारे से पहले पैसे ले लेंगे, उसके बाद वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में क्या करते हैं, परचेस करते हैं, ठीक है। वो परचेस जब एग्जीक्यूट होगा तभी जाके वो मेरे अकाउंट में आएगा। अगर ये ट्रांजैक्शन अमेरिका में हुआ है तो उन्हें कहेंगे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट। अगर ये आउट ऑफ अमेरिका, आउट ऑफ यूएसए हुआ है, यूएसए के बाहर हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, यूके में हुआ है, तो उन्हें कहेंगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट, ठीक है। तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट अगर अमेरिका में ट्रांजैक्शन हुआ है, अमेरिका के बाहर हुआ तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट, ठीक है। इसका सिंपल मीनिंग है, मुझे शेयर्स परचेस करने हैं किसी और कंट्री के, ठीक है, और वो मैं किससे परचेस करूंगा, एक डिपॉजिटरी बैंक होगा, ठीक है, वो बैंक में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, वो बैंक मेरे बिहाफ में परचेस करेगी। दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है। आपके पास एक होमवर्क है, इतने दिनों से हम लोग लेक्चर्स ले रहे हैं लेकिन अभी तक होमवर्क का मैंने सोचा नहीं, लेकिन हमने 2 टॉपिक पढ़े, इक्विटी शेयर्स भी पढ़ा, प्रेफरेंस शेयर्स भी पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े ओन्ड फंड्स क्या है और बोरोड फंड्स क्या है। तो अभी अगले क्लास तक आपको क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स वर्सेस प्रेफरेंस शेयर्स, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख के ले लो या फिर याद रखो, ये मुझे अगले लेक्चर से पहले मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये होमवर्क है आपके लिए, और कोशिश करें जितने लोगों को याद आ रहा है वो लिख ले कि डिफरेंसेस क्या है। जरूरी नहीं कि पॉइंट ही हो, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करें, रिवीजन हो जाएगा, और इसमें से भी कुछ डाउट होंगे तो हम लोग वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई क्वेरी?
नो सर। वेरी गुड। और पिछले लेक्चर का कोई डाउट, इससे पहले का कोई डाउट? लास्ट टाइम किसी को तो डाउट हुआ था डिविडेंड का, वो सॉल्व हुआ? Yes, sir. ओके गुड। विक्रांत सर, आई एम डन। Yeah, thank you, sir. Hello, everyone. Lecture is over Yes, sir. now. Lecture is over now. Tomorrow, ma'am's lecture will be there.